नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 5 पाठ 1 राग की रस्सी। राग की रस्सी आपका जो रिमझिम कक्षा 5वीं की पुस्तक है उसका पहला पाठ है और लोक कथा है। बच्चों ये बुक आप देख सकते हैं, पृष्ठ 5। आज हम बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे हम स्कूल में टीचर ब्लैक बोर्ड के सामने बुक लेके पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि आप ऐसा सिचुएशन मिस कर रहे होंगे, है ना। आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी प्रिंटेड आता है, ऐसे देख देख के परेशान है। तो हम बिल्कुल लाइव एक वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चों आप सभी निकालेंगे पेज नंबर 5 राग की रस्सी। निकाल लिया सभी ने? बहुत बढ़िया। तो ये एक लोक कथा है तिब्बत की। देखिए, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गांपो के मंत्री थे। अर्थात सोनगवसेन जो हैं वो तिब्बत के 32वें राजा थे और उनके मंत्री थे लोनपोगार। ठीक है, क्लियर? सोनगवसेन जो हैं एक नाम के व्यक्ति थे और वो तिब्बत के 32वें राजा थे, है ना। जैसे हमारे राष्ट्रपति के पद हैं, है ना, 14वां 15वां ऐसे करके बढ़ते आते हैं, एक चले आते हैं फिर दूसरे आते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री, है ना, मोदी जी हैं, इनके बाद कोई और होगा, फिर कोई और होगा, ऐसे नंबर। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, है ना, 43 पर ये थे, फिर उसके बाद वो चले गए, रिटायर हो गए, फिर 44 वो चले गए, 45 ऐसे। तो 32वें जो राजा थे सोनगवसेन उनके मंत्री थे लोनपोगार। ठीक है, वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर मतलब प्रसिद्ध। मैं ये कठिन शब्द आपको यहाँ भी लिखवाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। और हाजिर जवाब थे, तुरंत, बहुत होशियार थे, है ना। किसी भी राजा को ऐसे व्यक्ति को मंत्री रखना होता है जो बहुत होशियार होता है। मान के चलिए मैं राजा हूँ देश का और मुझे निर्णय लेने हैं और मैंने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री रख लिया जिसको मैंने कहा कि जरा बताओ इस बारे में क्या राय है। तो उसको ऊंचा सुनता हूँ, है क्या, ऐसे करके 4 बार बताना पड़े। और फिर उसके बाद ये है कि वो 4 दिन एक काम में निर्णय लेने में लगा है और निर्णय भी मान लो गलत हो जाए। ऐसा तो मंत्री नहीं रख सकते। तो ये बहुत होशियार थे, बहुत प्रसिद्ध थे, दूर दूर तक बड़े प्रसिद्ध थे, फेमस अंग्रेजी में जो कहते हैं। मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ था तो उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। इनका लोनपोगार का बेटा जब बड़ा हुआ तो वो उतना होशियार नहीं था। इनको इस बात की बड़ी चिंता थी। किनको? लोनपोगार को, कि मेरा बेटा उतना होशियार नहीं है। ठीक है, कारण यह था कि वह बहुत भोला था, उनका बेटा। ठीक है, भोला मतलब जिसने जो कह दिया मान लिया, और अपनी होशियारी से काम नहीं करना, या कभी कभी चतुराई भी करनी पड़ती है, वो भी इस बालक को नहीं आती थी। बड़ा हो गया था तो लोनपोगार बड़ा दुखी था। ठीक है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। देखिए ये एक मुहावरा हो गया, होशियारी छूकर भी नहीं गई थी। इसका मतलब क्या है? वो बच्चा बिल्कुल भी होशियार नहीं था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब बिल्कुल होशियार नहीं था। एक तरह से सीधा कह सकते हैं, बहुत सीधा सादा। ठीक है, लोनपोगार का बेटा बहुत सीधा सादा था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, अर्थात होशियार भी नहीं था। जैसे किसी कार्य को दे दो, अपनी बुद्धि से लगा के उस कार्य को करके ले आए, ऐसा भी वो बालक नहीं था। ठीक है, तो लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। हर एक पिता को अपने पुत्र की चिंता रहती है, पुत्री की चिंता रहती है कि होशियार नहीं है, कैसे, इस विषय में बड़े चिंतित रहते थे। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। 100 भेड़ें, है ना, भेड़ बकरियां, है ना, तो ऐसे ही जानते हैं जानवर, गाय तो भेड़ें भी होती हैं, राजस्थान की गाय कही जाती हैं। तो 100 भेड़ें देकर भेजा और कहा कि शहर लेके जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें, है ना, 100 भेड़, है ना, और देते हुए कहा तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। है ना, वो चाहते थे कि मेरा बेटा होशियार हो जाए और कैसे समझदारी से काम लेगा, है ना। मैं भेड़ें दे रहा हूँ और भेड़ों के बाल भी होते हैं, सींग होते हैं, है ना, तो मेरा बच्चा समझदारी से काम ले, होशियार हो जाए। ऐसे उन्होंने 100 भेड़ें दी और कहा कि शहर लेके जाओ, और साथ में कंडीशन लगा दी, मगर तुम्हें
इन्हें बेचना है, मारना नहीं है। इन्हें वापस लाना और 100 जौ के बोरे साथ लाना। जौ है ना, एक अनाज होता है, जैसे गेहूं आप जानते हैं, चना आप जानते हैं, सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारे अनाज होते हैं, है ना। तो कहा कि जौ भी एक अनाज है। गेहूं से पहले जौ ही खाया जाता था, ऐसे लोग, पुराने लोग बताते हैं कि पहले गेहूं नहीं था, जौ ही होती थी। जौ का आटा भी बनाते हैं, जौ को पीसकर सत्तू भी बनाते हैं। सत्तू जो बहुत ठंडा होता है, गर्मी में आपने जगह जगह लोगों को शरबत पीते हुए देखा होगा, और सत्तू को भून के खाया भी जाता है ना। तो 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। पैसे नहीं दिए थे लोनपोगार ने, कहा था कि ये 100 भेड़ें ले जाओ, और इन भेड़ों को बेचना भी नहीं है और मारना भी नहीं है, और 100 जौ के बोरे शाम को साथ लेके आना। ये कंडीशन लगा दी। अब बच्चा तो सीधा था, होशियार भी नहीं था। उसने कहा कि मेरे पास तो रुपए ही नहीं है, सीधी सी बात है। मैं आपको कहूँ कि भाई जाओ मार्केट से सामान लेके आओ और ये थैला भी लेके जाओ, ना इस थैले को बेचना है ना कुछ करना है ना, कुछ ऐसी कंडीशन लगा दूँ या भेड़ें ही भेज दूँ आपके साथ। जब तक आपको कहानी ना पता हो तो आप कहोगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूँ, किसी से उधार मांगूँ क्या, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। कौन बैठ गया? लोनपोगार का बेटा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, जो कि भेड़ें लेकर गया था शहर। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था, वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई, है ना। सड़क किनारे बैठा हुआ था, सोच रहा था कि कैसे 100 जौ के बोरे लेके जाऊं, मेरे पापा ने कहा है लेके आना है। एक लड़की आके खड़ी हो गई है उसके पास, है ना। तो लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया उसको, सारी आप सुना दिया कि भाई मेरे पापा ने ऐसे ऐसे भेजा है, मुझे भेड़े दी हैं 100, और कहा है 100 जौ के बोरे लेके जाओ, अब मैं क्या करूं, है ना। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। लड़की ने कहा कि आप इतना दुखी मत होइए और मैं इसका हल निकाल देती हूँ, ठीक है। उद्धरण चिन्ह में बंद है, ये लड़की का कथन है, ठीक है। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारने और उन्हें बाजार में बेच दिया। बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया, क्योंकि भेड़ों के शरीर पर बाल होते हैं और वो बाल बहुत महंगे बिकते हैं। तो उस लड़की ने बाल उतार दिए, बोरे बनाए, उसके गठरी बनाई और गठरी बना के बाजार में बेच दिया, बहुत महंगे बिकते हैं। और जो उससे जो पैसे मिले 100 जौ के बोरे खरीद लिए और भेड़ों पे ला दिए और भेज दिया घर, कि जाओ वापस घर जाओ, ये 100 जौ के बोरे आप ले जाओ। जो रुपये मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीते पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब हम पेज 6 पे आ गए हैं, ऊपर वाला पैरा देखिए। सेकंड, लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोनपोगार का बेटा जो है घर गया, 100 जौ के बोरे लोग ले गया और उसने आप बीती बताई, ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन उसके पापा खुश नहीं हुए, लोनपोगार, है ना, वो खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया उसकी बातों पर। दूसरे दिन वे उठकर कमरे से बाहर चले गए, इतने नाराज हुए, देखिए, है ना। इतने नाराज होने की आवश्यकता थी नहीं थी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, अब ये देखिए उद्धरण चिन्ह में बंद है ये, है ना, इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमास, है ना, डायरेक्ट स्पीच जो होती है। पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। अब दोबारा उन भेड़ों को भेज दिया और कहा कि इस बार 100 जौ के बोरे ही लेकर लौटना, ठीक है बच्चों। तो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है ना। ये लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है इस पाठ के बाद में बताऊंगा आपको मैं। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, है ना। उसे यकीन था कि वो फिर बैठ गया सड़क के किनारे कि वही लड़की आएगी जिसने मेरी पिछली बार मदद की थी। एक बार कोई मदद कर दे, थोड़ी सी आदत भी पड़ जाती है कि वही आ जाए, मेरी हेल्प कर दे। तो इस तरह से वह लड़की आई और वह लड़की आ भी गई।
है ना, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। फिर दोबारा से उसने सारी बात सुना दी। आगे चलते हैं। अब तो बिना सोजों के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। अब लड़की ने फिर हल बता दिया। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर 100 रुपये जो रुपये मिले उनसे 100 जौ के 100 बोरे जौ खरीदे। है ना, उंगली रख रहे हैं ना बच्चे, उंगली रखते चलिए आप भी। इस बार उसने, पिछली बार उसने क्या किया था, बाल उतरवा दिए थे भेड़ों के, बिल्कुल ठीक। इस बार क्या किया, सींग कटवा दिए, बिल्कुल ठीक। सींग भी बड़े महंगे बिकते हैं, है ना, मेडिसिन्स में काम आते हैं और सजावट में काम आते हैं, और भी विभिन्न यूज़ हैं, है ना। तो लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। 100 जौ के बोरे फिर दे दिए कि लो भैया, सींग बेचकर जो पैसे आए हैं इन्हें ले लो और घर जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तो बिना 100 जौ के बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने जो है भेड़ों के सींग काट लिए और बेचकर जो रुपए मिले उनसे जौ के बोरे खरीदे 100 और उसको घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले, देखिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 6 पे, बच्चे सभी उंगली रखेंगे। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। बच्चा बहुत सीधा था, होशियार नहीं था, इधर उधर की बातें नहीं बताई और सीधी कहानी कह सुनाई कि पापा मुझे लड़की मिली, उसने मुझे ऐसे मदद करी, इस बार उसने सींग काट लिए, ऐसी सारी कहानी बताई और जो पैसे मिले हमने ये खरीद ला और मैं आ गया। अब सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। है ना, उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी लोनपोगार का जो बेटा था, जो बताया था कि इस बार मैं फिर बोरे ले आया सींग कटवा कर, क्योंकि वो तो मदद लड़की ने की थी ना। बच्चा भोला था, सारी बातें बता दी कि उस लड़की ने सलाह दी और ऐसे सींग हमने काटे और फिर बेच दिए, है ना। लोनपोगार बिल्कुल खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, उस लड़की से बोलो कि 9 हाथ लंबी मुझे रस्सी बना के दे। ठीक है, तो 9 हाथ लंबी, 9 ऐसे, 1 2 ऐसे करके 9 हाथ लंबी रस्सी, राख की रस्सी बना कर दे। उसी लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी। देखो ये है ना, लड़की के लिए, लड़के से कहा अपने बेटे से कि जाओ उस लड़की से कह दो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब राख की रस्सी क्या बनती है, राख की रस्सी ऐसे बनती है कि उसे जला दो। अब देखो आगे सुन, बड़ा मजा आएगा। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। बच्चा तो सीधा था, सीधी बात पापा की बात लड़की को जाके कह दी कि मेरे पापा कह रहे हैं कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो, तब जाने। लड़की ने भी एक शर्त रखी कि मैं रस्सी बना तो दूंगी पर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी पड़ेगी। देखिए, राख जब रस्सी जलेगी तो उसके बल वैसे ही रह जाते हैं, है ना, बन तो जाएगी पर राख उठाना मुश्किल है। लेकिन लोनपोगार ने सोचा कि रस्सी बनाना ही असंभव है। लोनपोगार ने सोचा राख की रस्सी कैसे बनाएगी 9 हाथ लंबी, तो इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली कि हाँ जाओ, मैं जो है शर्त मंजूर करता हूँ, पहन लूँगा गले में, है ना। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा, यानी एक पत्थर पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर उसके आकार की राख बच गई। रस्सी जो होती है ना, जब जल जाती है, जो उसमें बल पड़े होते हैं, देखिए मैं आपके लिए रस्सी भी लाया हूँ, ये रस्सी है, देखिए जैसे ये रस्सी है, ये देख रहे हैं आप, ये रस्सी है। इसमें जो ये घूमे हुए हैं, ये जो ऐसे ऐसे घूमे हुए हैं, ये इनको बल कहते हैं। ठीक है, ये तो प्लास्टिक की रस्सी है और आप सन की रस्सी बनाएंगे तो वो बल जलने के बाद भी एज इट इज़ नज़र आएंगे, ज्यों के त्यों। ये जो घूमे हुए ऐसे 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 बल कहते हैं। तो लड़की ने इसको जो है ऐसी रस्सी को उस पर रखा, सिल पर, पत्थर की सिल पर रखा और उसे जला दिया। वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई, सिल समेत उठा के ले गई और उससे पहनने के लिए कहा। अब रस्सी जल गई पर उसके बल तो नहीं जाते, राख बच जाती है बिल्कुल उसी आकार की। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए हैं। वे जानते थे कि राख की रस्सी गले में पहनना तो दूर, उठाना ही मुश्किल है, क्योंकि जो सिल के ऊपर, पत्थर के ऊपर बल रस्सी के आकार की अब राख बची हुई है, बिल्कुल रस्सी ऐसी लग रही है। आपने राख को कभी उठा के छुआ है, वहीं से टूट जाएगी, उठाना ही मुश्किल है ना। तो हाथ लगाते हुए टूट जाएगी,
लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई है। बिना वक्त गंवाए लोन पुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से शादी हो गई है बच्चों। तो आप ऐसा नहीं है कि आप भी उस लड़के की तरह बनो, है ना, आपको कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो आपकी जो है मदद करेगी, ऐसा नहीं। खुद होशियार बनो और आपके पापा कहेंगे मैं उस लड़की से तेरा विवाह करा दूंगा, ऐसा नहीं बच्चों, है ना। तो आप होशियार बनिए, समझदारी से काम लीजिए। अच्छा, मैं बता रहा था ये लोक कथा क्या होती है। लोक कथा क्या है? लोक कथा क्या है जो हम परंपरागत रूप से सुनते हैं, चाहे वो किस्सों के माध्यम से हो, चाहे कहानी के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, या घर में हमारी दादी नानी है ना, बड़े बड़े बुजुर्ग बाबा दाई जो कहानी सुनाते हैं ना हमें, है वो लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है, लेकिन परंपरागत रूप से चली आ रही है ना, गीतों के माध्यम से। ये होती है लोक कथा और ये हर क्षेत्र में बदल जाती है, होती वही है, मतलब एक जैसी, पर इस क्षेत्र में दूसरी है, उस क्षेत्र में दूसरी है, अलग तरह से गा रहे हैं, उस क्षेत्र में अलग तरह से बता रहे हैं, इस तरह से ये होती है। ठीक है, तो आप भी जो है लोन पुगार के बेटे की तरह मत बनिए, होशियार बनिए, समझदारी से काम लीजिए। तो समझ आया ना आपको कि जो है इस पाठ का मूल भाव क्या है, हैं वो अपने बेटे को होशियार बनाना चाहते थे और वो लड़की से शादी का प्रस्ताव रख दिया, है ना। आप तो छोटे हैं, अभी शादी नहीं होगी आपकी, लेकिन आप होशियार बन जाएंगे तो शादी भी हो सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं सीधे प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न उत्तर मैं आपको लिख रहा हूँ और फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए, अब हम शुरू कर रहे हैं, ये अभ्यास शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, और इसमें नुक्ते वाले शब्द आए हैं, जैसे हाजिर जवाबी, ये जा के नीचे नुक्ता लगाया है ना, तो ये जो नीचे नुक्ता, ये जो बिंदी लगता है इसे बोलते हैं नुक्ता। जरूर ये लगाया है, और जरा देखिए सफेद, ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे कागज़, है ना, इसके नीचे भी लगता है, ख़त, खा के नीचे भी आता है, ज़िंदगी, ये सारे शब्द जो हैं ये तो नहीं आए इसमें, ये नहीं आए हैं, लेकिन मैंने लिख दिए हैं। ये ऐसे जो शब्द आए हैं इसे नुक्ता बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हम उच्चारण करते हैं, उसकी थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, उच्चारण बदल जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, मैंने लिखा, आपके वैसे लिख रहा हूँ, है ना, जैसे ज़िद, ये जिद लिखा मान लीजिए मैंने, है ना, तो जा के नीचे नुक्ता लगाया तो ये जा बोलेंगे, हैं। और ये देखिए जैसे मैंने लिखा, मैंने ज़रूर लिखा, अभी नुक्ता नहीं है तो शब्द है जरूर। क्या शब्द है? जरूर, क्योंकि जा ये हिंदी का जो है अक्षर है ना, वर्ण है, वर्ण कहेंगे, वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है ना, और हलंत होता है तो सबसे छोटा वर्ण कह लीजिए, तो जरूर, ठीक है। और इसके नीचे अगर जो मैं नुक्ता लगा दूं ऐसे, तो ये हो गया ज़रूर, जा जो है जा में बदल गया। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है सफ़ेद, है ना, मैंने नुक्ता लगाया यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, सफ़ेद। मान लो ये मैं नुक्ता हटा दूं तो ये सफ़ेद है, क्योंकि हिंदी में क्या है, फा है, फा, दोनों होंठ मिलते हैं और आवाज़ निकलती है ऐसे, फा, फल, है ना, सफल, ऐसे देखिए, फल, सा आगे लगा दिया, सफल आगे लगा दिया, असफल, है ना, तो ये फा है, और इसके नीचे जब नुक्ता लग जाता है तो ये हो जाता है फा, सफ़ेद, ठीक है। तो कागज़, गा, हलक से आवाज़ आएगी, हलक से, कागज़, है ना, जो उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कागज़। ख़त, इसे हम बोलेंगे खत, खत जो चिट्ठी होती है, लेकिन जो उर्दू बोलते हैं और वो अपने एक्सेंट में बोलेंगे, वो बोलेंगे ख़त। यहाँ भी नुक्ता आता है, खा के नीचे भी, गा के नीचे भी, फा के नीचे भी, जा के नीचे भी, ठीक है बच्चों। तो ये नुक्ते वाले शब्द थे, इसको आप देख लीजिए, और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं आपके लिए। और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही अभी देखते रहिए, अब लगातार दूसरी वीडियो आपके सामने आएगी। थैंक यू वेरी मच।